So student, let's start about angular momentum today. ठीक है. So जैसे कि आपको हमने ये बताया था कि ट्रांसलेटरी मोशन पे, राइट, ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है उस पे लीनियर मोमेंटम जो होता है वो p इज इक्वल टू mv होता है, राइट, है ना, यू नो. And force is nothing but dp by dt, that also you know, rate of change of momentum, and f into dt is equal to delta p. This is change in momentum, and f is into delta t is known as impulse, right. ठीक है ना. लाइक दैट हमने ये भी एनालोगस जब बताया था मैंने लास्ट क्लास पे, टू एनालोगस टू हाउ रोटेशनल मोशन इज एनालोगस टू ट्रांसलेटरी मोशन. तो उस टाइम पे हमने ये भी देखे थे एल इज इक्वल टू हाउ मच. अगर मास की इक्विवेलेंट की बात करें, मतलब जो ट्रांसलेटरी मोशन पे मास होता है वो रोटेशनल मोशन पे उसकी वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, राइट. जो यहाँ पर v होता है लीनियर वेलोसिटी, वो यहाँ पर होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ये हमने आपको बताया था, ठीक है. और अगर हम टॉर्क के बारे में भी ये बताया था हमने, टॉर्क इज इक्वल टू आल्सो फोर्स, और इस तरह आप लिख सकते हो डिस्टेंस आर क्रॉस एफ, राइट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी लिख सकते हैं. एंड यू नो टॉर्क इज आल्सो एनालोगस टू, जैसे यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर एनालोगस टू क्या है, और टॉर्क है, राइट. सो यहाँ पर अगर जैसे हमने ये देखे थे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, राइट. और जैसे हमने लिखे एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी, राइट. तो इस ठीक इसी तरह टॉर्क इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं dl by dt, rate of change of angular momentum. So that can also be written as d by dt, and L you can write I omega. If for a particular object, if the axis of rotation is fixed, then you can take moment of inertia outside, then you can write d omega by dt, right. And d omega by dt is nothing but I alpha, right. So ये भी हम इस तरह से भी हमने चीजों को रिलेट किए थे, राइट. बट अभी कुछ ऐसे केसेस है, जैसे कि मैं अगर एक चीज आपको बताऊं स्टूडेंट्स, तो हाँ, जैसे कि मान के चलो ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट. कोई भी एक्सिस यहाँ पर प्लेस किया गया है, राइट, दिस इज द एक्सिस, है ना. तो अगर कोई भी एक्सिस एक यहाँ से प्लेस किया गया है और यहाँ से मेरा एक रॉड बनाया, ठीक है. लेट्स से टू के रॉड ओवर हियर जो कि ऐसे इनिशियली रेस्ट पे है. एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, राइट. और यहाँ से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, कुछ v स्पीड पे, इसका मास m है, मैंने ऐसे कुछ उसको ट्रांसलेटरी जो जा रहा है, मतलब इट्स मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, मैंने उसको स्ट्रेट फायर किया, तो ये जाके जब यहाँ पर टकराएगा तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि ये थोड़ा अपना प्लेस को इस तरह हो जाएगा, राइट. जो रॉड पहले इस पोजीशन पे था, अभी वो रॉड थोड़ा इस तरह मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ पे, अगर कंस्टेंटली इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोले, राइट. इफ दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहाँ टकराने के बाद इसको एक एंगुलर वेलोसिटी मिल जाता है. मतलब मेरी कहने का मतलब है कि तो ये m है, ये v है, तो स्ट्रेट जा रहा था, है ना. दिस वाज गोइंग स्ट्रेट. बट ये जो स्ट्रेट एक ट्रांसलेटरी मोशन जब इसको स्ट्राइक किया तो फिर उस पे एक रोटेशनल मोशन वाला चीज आ गया, क्योंकि ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कुछ एंगल थीटा में जा रहा है, राइट, जो भी है. तो आया कैसे वो, पहले तो ये रेस्ट पे था ना. तो जब ये रेस्ट पे था तो हम नहीं कह सकते कि इसमें कुछ मोमेंटम था. जैसे कि हमने बताए थे कि मोमेंटम मतलब अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी, राइट. और रोटेशनल मोशन पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि हाउ द मास डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना. तो ठीक यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस पे ऐसा क्या था, जो कि अगर हम ऐसे नॉर्मली ट्रांसलेटरी मोशन पे हमने क्या देखे थे कि p इज इक्वल टू mv, और जब p इज इक्वल टू mv लिए थे तो वहां पर क्या था ना, ये लीनियर मोमेंटम सिर्फ था, p इज इक्वल टू mv था, ठीक है, हमने मान लिया p इज इक्वल टू mv था. बट अगर p इज इक्वल टू mv था तो इसने इसमें रोटेशनल इफेक्ट लाया कैसे. तो बाय डिफॉल्ट बात ये होगा कि यार इस पे भी कुछ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था, मतलब ये जो बॉडी स्ट्रेट पे जा रहा था इस पे भी कुछ एंगुलर मोमेंटम पहले से अवेलेबल था, राइट. सो अगर ये इनिशियल केस की बात करूं तो लेट दिस इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और सबस्क्रिप्ट में एल आई लिख सकते हैं, एल आई लीनियर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है. तो अगर मैं बताऊं तो ये जाएगा जब इस लाइन में ये जा रहा है, राइट है कि नहीं, हमने ये बता दिया, और ये इस लाइन से आ रहा है, राइट, करेक्ट. दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, करेक्ट. एंड लेट दिस इज आर. अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया तो यू नो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी हाउ मच, इफ दिस इज आर, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा, तो दिस इज गोइंग टू बी आर साइन थीटा, राइट. एंड दैट इज बट नेट लेट आर, क्योंकि हम तो कोई भी डिस्टेंस ले सकते थे ना. अगर ये ऑब्जेक्ट इस पाथ में जा रहा है वी कुड हैव टेकन एनी डिस्टेंस, but we're taking that distance which is very close, मतलब distance perpendicular to the motion of the ball, और the closest approach हम बोल सकते हैं. ये जो r distance है हमेशा हमें लेना है
क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या लेना है हमें? वी हैव टू टेक क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट? तो अगर क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करेंगे, जैसे स्टूडेंट्स हमने देखे थे कि P इज इक्वल टू एम वी, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। सो सिमिलरली इस तरह के केसेस पे आप ये भी बोल सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स ऑफ लिनियर मोमेंटम, राइट? सो दैट कैन आल्सो बी आर एम वी, है ना? बट यहाँ पर जो आर हमने लिए, ठीक है, जो आर हमने लिए इसको हमने इस तरह से नोट किए आर, तो आर ले सकते हैं, राइट? बट अगर हम थीटा की बात करें, राइट, अगर हम नहीं, ये थीटा होने से नहीं होगा, लेट दिस वन टू बी थीटा, सॉरी, इसको थीटा लेने से ये आर साइन थीटा हो जाएगा, राइट? ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो डिस्टेंस हम लेंगे, तो अगर क्लोजेस्ट, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है तो हमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम कैपिटल आर नहीं लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? वी विल राइट हियर कैपिटल आर, राइट? आर, जिसको वो सर्कुलर मोशन पे लेके जा रहे हैं, आर एम भी लिखेंगे, या फिर अगर थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो एम भी आर लिख सकते हैं, राइट? बट मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं पे ये आर नहीं दिया हुआ है कैपिटल आर, तो उस केस पे आपको क्या करना है? ये आर दिया होगा, ये थीटा दिया होगा, राइट? तो आपको क्या लेना होगा? तो यू हैव टू टेक एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम भी स्मॉल आर साइन थीटा, क्योंकि ये जो स्मॉल आर साइन थीटा है, दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ along the line of action of the angular momentum, and that we are taking as mvr sin theta. Understood? बट कभी कभी क्या होता है कि अगर कहीं पे भी लेट एनी वे आपको इस एंगल की बात दिया गया, राइट, लेट दिस, ये एंगल आपको दिया गया, दिस इज थीटा, दिस इज गोइंग टू बी पाई माइनस थीटा, तो आपको आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा ले रहा हूँ, साइन पाई माइनस थीटा इज व्हाट? साइन थीटा, राइट? तो इसीलिए इस पे भी अगर मैं ये एंगल लूं या ये एंगल लूं, दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि देखो, अगर ये बल्ब था मेरा, राइट, ये था मेरा बल्ब, इस पे वेलोसिटी इस तरह सा था, और हमने पोजीशन वेक्टर को इस तरह से लिया, राइट? ये एक टाइप का वेक्टर बन गया, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। आर वी बीच में एंगल थीटा था, तो आर क्रॉस वी जो है कि नहीं, उसको हमने बोले थे इसका। तो बट अगर इसी को भी दूसरी टाइप में मैं इस तरह से भी इसको डिजाइन किया जा सकता है कि सर ये तो वी है, इसको भी हम आर ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में आर ले सकते हैं, तो ये एंगल कितना बन जाएगा? पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा डालने से साइन का पाई माइनस थीटा और साइन के थीटा में कोई बदलाव नहीं है, राइट? तो फाइनली ये जो मैंने लेक्चर बताई, तो इस पे क्या मैं कहना चाहा कि ये तो एक चीज है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो जब कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन पे जाता है तो उस पे भी क्या रहता है? मोमेंटम भी रहता है, एंगुलर मोमेंटम। तो उसका एक्सप्रेशन जो है हम ये लिख सकते हैं, दैट इज एम वी आर साइन थीटा। अगर कहीं पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दे दिया है तो आप एम वी कैपिटल आर लिख सकते हो, राइट? जस्ट कीप इन माइंड, इसको हम बाद में और डिटेल्स में थोड़ा एनालाइज करेंगे कि कितने वेराइटीज के एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ा अलग से लेक्चर पे हम देखेंगे। बट अभी आपकी स्कूल लेवल एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की जो भी चीज लिखा हुआ है उसको समझने के लिए जस्ट मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर प्लेस किया, राइट? So just ask me which part you are having doubt in the total case. स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, क्योंकि अगर कोई बॉडी, मतलब अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग इज जीरो, सो वी कैन से कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम बता सकते हैं, राइट? तो थोड़ा यहाँ पर देखो आप लोग, लेट दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो भी कुछ हो रहा है, इसी एक्सिस में एक रॉड रखा गया है, जो रॉड का एग्जांपल हमने दिए, जस्ट मैं इसको भी बता रहा हूँ, राइट? और हमने यहाँ से एक रॉड प्लेस कर दिए, ठीक है, जस्ट प्लेस्ड रॉड ओवर हियर, ठीक है ना? और यहाँ से इस रॉड का लेंथ मान के चलो 4 मीटर इज द लेंथ, करेक्ट? इसका लेंथ 4 मीटर है और मास जो है वो 10 kg है रॉड का। और यहाँ से हमने एक बल्ब ले लिए, ठीक है ना, जस्ट टू के बल्ब हियर। और जो बल्ब हमने लिए, दैट बल्ब इज हैविंग मास 5 kg मास ले लो, और ये कुछ 8 मीटर पर सेकेंड पे मूव कर रहा है, राइट? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये बल जाके यहाँ पर टकराया, राइट? टकरा के फिर रेस्ट पे आ गया, फिर बॉल के बारे में कुछ बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है, वो जाके टकरा के फिर रह गया। तो जब ये टकराया तो ये इस पोजीशन पे चला जाएगा, है ना? जो हमने अभी अभी की है कि ये टकराने के बाद इट विल गो टू दैट पोजीशन, करेक्ट है ना? तो ये पूछ रहा है कि इसको टकराने के बाद इसका जो मूव करेगा वो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, यही वो पूछ रहा है, राइट? जबकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट, है ना? तो बात ये है कि अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो एंगुलर मोमेंटम बिफोर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, राइट? तो इनिशियली जब ये जा रहा था
तो इस पे कितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था सर? आपने तो अभी अभी बताया कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो है वो m दिया हुआ है लाइन ऑफ एक्शन के साथ, तो आप डायरेक्टली एमबीआर क्यों नहीं कर देते? हाँ बेटा जरूर कर लेंगे एमबीआर। तो मास कितना है इसका? 5 kg है, ये कितना है? 8 है, और ये डिस्टेंस कितना है? 4 है। तो कितना हो गया? 160 आ गया, राइट? एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया? 160 आ गया। समझ पे आ रहा है? फिर दूसरी बात क्या हो रहा है कि ये जाके फिर ये वापस फिर ना, एक चीज हो सकता है वो इसके चिपक सकता है, फिर वो रेस्ट पे आ जा सकता है। बट अभी उसको छोड़ के अगर ये थोड़ा एंगुलर मोमेंटम में जा रहा है, तो जब एक बार टकराने के बाद फिर हम फाइनल केस क्या होता है, ये यहाँ तक ऐसे चला जाता है, राइट? तो जब फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे रॉड की, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? यू नो आई ओमेगा, राइट? है ना? एंड ये रॉड की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जब देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर रॉड एक इस एक्सिस पे घूमता है, अगर लेंथ l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12, राइट? लेकिन जब एक एंड पे आ जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगी इस एक्सिस पे? ml स्क्वायर बाय 3, है ना? ये किए थे हमने। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3 इनटू ओमेगा, राइट? है ना? तो दोनों को अगर कंजर्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ml स्क्वायर बाय 3 इनटू ओमेगा इज इक्वल टू 160, राइट? और रॉड का मास कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। लेंथ कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इनटू ओमेगा इज इक्वल टू 160। तो फाइनली ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच? 3 रेडियन पर सेकंड। अंडरस्टूड? ठीक है ना? ये एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर उसने बताया कि ये बल्ब जाके उसको टकरा के फिर वापस नेट 2 मीटर पर सेकंड पे आ रहा है, राइट? ये जाके उसको टकराने के बाद फिर वापस कुछ आ रहा है, तो जब ऐसा चीज होगा तो फाइनल मोमेंटम तो इतना नहीं रहेगा ना। इनिशियल मोमेंटम जो था, तो फाइनल मोमेंटम इस पे भी रहेगा मोमेंटम, और इस पे भी कुछ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम रहेगा, राइट? तो दैट विल बी हाउ मच ना सर? एम वी नीचे की तरफ आ रहा है, तो प्लस वी तो नहीं ले सकता है ना नीचे की तरफ, तो माइनस वी इंटू आर लिख देंगे, राइट? तो अभी आप सॉल्व करके इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो था अपने यहाँ पर निकाल लेते, राइट? और यहाँ पर एल भी निकाल चुके हैं, और इसको कंपेयर करने के बाद आप ये भी निकाल सकते हो कि उसका ओमेगा कितना हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस द पार्ट। हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़े थे, तो इस तरह कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी पता लगा सकते हैं, राइट? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो हमने अभी किए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना? तो इसको समझते हैं थोड़ा, राइट? है ना? तो ट्रांसलेटरी मोशन जब हमने पढ़ाए थे आपको, तो आपको ये बताया गया था कि बेटा ये मास है, इसका मास मान के चलो 5 kg है, और ये 10 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, राइट? और कोई भी एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, इसका मास 50 kg है, और ये वही 10 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, राइट? तो बेटा आपको दोनों में से किसको रोकने में दिक्कत होगा ज्यादा? इसको, क्योंकि इस पे अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है, और इसका इनर्शिया भी ज्यादा है। मतलब ये ऑब्जेक्ट ज्यादा टाइम के लिए 10 मीटर पर सेकंड में जाना चाहेगा, राइट? तो ये ट्रांसलेटरी मोशन पे था। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा बताऊं कि ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जस्ट इमेजिन करो ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मैंने इतना सा एक स्ट्रिंग लिया, मास m, रेडियस r, राइट? और वही एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हमने क्या कर दिया अभी? लेट दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, थोड़ा सा लंबा कर दिया, और मास को m कर दिया, और डिस्टेंस को जो r1 था r2 कर दिया, राइट? मतलब मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आप लॉजिकली और इमेजिन करना चाहते हो, मैंने एक छोटा सा स्ट्रिंग लिया, उस पर एक स्टोन टाई किया, ऐसे घुमाया, थोड़ा सा अपनी उंगली में रख के घुमाया, राइट? और मैंने एक बड़ा सा एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया और एक बड़ा सा स्ट्रिंग लिया। सोचो मैंने इसको ऐसे घुमाया, तो आपको क्या लगता है इनर्शिया किस पे ज्यादा रहेगा? मतलब बात ये मेरे कहने के बात ये है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I1 इज इक्वल टू m r1 स्क्वायर, राइट? इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या है? I m r2 का स्क्वायर, राइट? है ना? तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको, अगर दोनों केस पे मैंने बताया कि यार मुझे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है, राइट? तो जस्ट सी वन थिंग, तो कहां पर स्पीड ज्यादा रहेगा बताओ मुझे? इस दोनों केस, मैंने दोनों केस को बनाया, तो जस्ट मुझे बताओ ये कि इस केस पे थोड़ा स्पीड ज्यादा होता है, या जब ऐसे लेते हो स्पीड ज्यादा होता है? जस्ट इमेजिन करो, मैंने यहाँ पर ऐसे घुमाया इसको, तो बहुत कम टाइम पे ज्यादा रिवोल्यूशन बन जा रहा है, राइट? अगर मैं v की बात करूं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा की बात करूं, या फिर ओमेगा की बात करूं, राइट? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी की बात करूं, ये एक चक्कर मतलब 360 डिग्री घूम आता है कुछ सेकंड्स में। बट अगर बड़ा सा स्ट्रिंग जब हो जाता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको 360 घूमने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट ना?
तो मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर मोमेंटम बढ़ जा रहा है या मोमेंटम घट जा रहा है तो इस केस पे स्पीड ज्यादा होगा, राइट? आपको लग रहा है ना इस केस में ओमेगा 1 विल बी मोर इन कंपैरिजन टू दिस केस, ओमेगा 2 जो है इस पे थोड़ा लेस होगा। किसकी कंपैरिजन पे? इन दोनों की कंपैरिजन पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो उतना ही मतलब ऐसे घूमेगा ना तो वो ज्यादा टाइम लगेगा उसको एक बड़ा सा सर्किल की रेडियस घूमने के लिए, राइट? बट यहाँ पर इसको ऐसा नहीं लगेगा, करेक्ट है ना? यहाँ पर इसको ऐसा नहीं लगेगा। तो फाइनली ये क्या है कि एक सिस्टम में एक्स एक्सिस में रोटेशन घूम रहा है, रेडियस यहाँ पर अलग हो जा रहा है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करूँ, देखो जो जो आइस में स्कैटरिंग करते हैं ना, तब देखे होंगे कोरियन मूवीज पे, राइट? तो वो ऐसे हाथ फैला के घूमते हैं, फिर जब थोड़ा चलने के बाद फिर हाथ को ऐसे करा कर देते हैं क्योंकि स्पीड बढ़ जाता है। तो मैं हाथ को मैंने फैलाना मतलब रेडियस को बढ़ाना, हाथ को मैं ऐसे करना मतलब रेडियस को कम करना। तो रेडियस को कम करने से क्या हो जा रहा है? मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अफेक्ट हो रहा है। अगर कहीं पे मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो स्पीड ज्यादा रहेगा क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए मास डिस्ट्रीब्यूशन को, राइट? तो यहाँ पर एक चीज हम बता सकते हैं, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। मोमेंटम इस चक्कर में और इस पे दोनों केस में मोमेंटम बैलेंस हो रहा है। तो फाइनली अगर मैं बोलूं तो I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस कॉन्सेप्ट को लगा के कुछ न्यूमेरिकल्स हम बना सकते हैं। तो I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब I इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओमेगा। कहीं पे अगर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो डेफिनेटली स्पीड थोड़ा कम होगा, राइट? तो इस कॉन्सेप्ट के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, राइट है ना? तो कि कैसे होगा क्या होगा थोड़ा आप आराम से देख सकते हो ये सारे, ठीक है ना? अंडरस्टूड? P is equal to mv, मतलब linear momentum is equal to mv। आपने क्या लगा देना है? P is equal to m into v, mass into velocity। linear momentum is equal to I ओमेगा, और linear momentum is equal to also आपने क्या ले लिया स्टूडेंट्स? V is equal to क्या है? R ओमेगा, राइट? तो ओमेगा is equal to how much? V by R, है ना? तो इस केस पे अगर देखें तो आप यहाँ से भी ऐसे लिख सकते हो, एम आर एम भी आर लिखे थे आपने, लिखे थे ना? एम सॉरी एल इज इक्वल टू क्या लिखे थे आपने? एम भी आर लिखे थे, एंड यू नो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर मैं यहाँ पर डाल दूं आर ओमेगा इंटू आर तो क्या हो जाएगा? लिनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ये सारे एक्सप्रेशन हमारे काम पे आएगा जब हम कुछ बेसिक इलस्ट्रेशंस या एग्जांपल्स या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे काम करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, राइट? तो एंगुलर मोमेंटम बिफोर एंड एंगुलर मोमेंटम आफ्टर दोनों क्या होता है? कंजर्व रहते हैं, है ना बेटा? तो फाइनली ये हमने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इस कॉन्सेप्ट के साथ इसके बेसिक्स एकदम एकदम पहले मतलब कुछ मिनटों में अगर हम एंगुलर मोमेंटम को समझना चाहते हैं तो इतना ही हो सकता है। बट देयर इज अ लॉट मोर टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन दिस, विल सी इन द अपकमिंग लेक्चर्स। जब हम दोबारा फिर टर्म 1 के सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे, हम इसको और डिटेल्स में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? जस्ट गो थ्रू दिस नाउ।